चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के करने वाले हैं इतिहास विषय की चर्चा। मेरा नाम चंदू जैन है और मेरे प्यारे साथियों, मैं अब आपके लिए लेकर के आया हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बेहद ज़्यादा उपयोगी भारतीय और राजस्थान के इतिहास की चर्चा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप और हम मिलकर के इतिहास, जिसके 15 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, 30 अंकों का यह होता है और अति महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, इस संदर्भ में बात करेंगे। आज हम पहली क्लास ले रहे हैं काव्य क्लासेस कोटा के इस मोबाइल एप्लीकेशन और काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंतर्गत आरपीएससी स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय के लिए पेपर फर्स्ट, कौन सा भैया, पेपर फर्स्ट क्लास नंबर 1 है। गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं, साहित्य, कला और स्थापत्य, 30 में से 30 नंबर की गारंटी। ठीक है, तो मेरा नाम चंदू जैन है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, ये दो पार्ट है भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास विषय के संदर्भ। फर्स्ट पेपर में यह बेहद उपयोगी होता है। क्लियर हो गई? और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए बात करें। देखिए, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम पढ़ेंगे गुप्त काल। बताओ भाई, क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। ठीक है, भारत के इतिहास में गुप्त काल की शुरुआत 275 ईस्वी से होती है और यह 550 ईस्वी तक रहता है। कब से कब तक रहता है? 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक यह हमारे बीच में रहता है। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, तो गुप्त काल का स्थापत्य हमारे यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा बात करते हैं गुप्त काल की कला हमारे बीच में है, गुप्त काल का साहित्य हमें पढ़ना होता है। ठीक है, स्थापत्य में अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो गुप्त काल में मूल रूप से भारत के इतिहास में मंदिर सबसे पहले बनाए गए हैं। तो मंदिर निर्माण की कला, यहाँ पर देखिएगा, कला के विभिन्न रूपों में संगीत कला, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण राजा हुआ है, नाम है समुद्रगुप्त, पता होगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? संगीत में बेहद शानदार कार्य किया था, इसीलिए उसने कवि है, उसने वीणा वादक की उपाधि धारण की थी, वीणा बजाया करता था, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक तो सामान्य साहित्य और एक होता है गुप्त काल का वैज्ञानिक साहित्य, यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें हमें वैज्ञानिक प्रगति देखने को मिलती है। बताएं कौन सी प्रगति देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक प्रगति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमें यहाँ पर पढ़ने होते। हमारे इतिहास की जो शानदार हम श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं वो स्थापत्य से ही करेंगे। तो भैया सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे, वो आता है मंदिर निर्माण कला।
गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण किया गया, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। कहा जाता है कि भारत के इतिहास में, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, कहा जाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में ही शुरू हुई। अब आप एक बात देखिए, क्या गुप्त काल के पहले जो हमने विभिन्न काल देखते हैं भारत के इतिहास में, शुरुआत करिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद आप इतिहास में पहुंचे सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से आप वैदिक सभ्यता आइए, धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म बौद्ध धर्म के संदर्भ में बात करिए। इसके बाद आप कहीं ना कहीं महाजनपद काल, मगध काल के बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, वहां तक हमें क्या मंदिर देखने को नहीं मिलते? बिल्कुल सही सुना आपने, मंदिर देखने को नहीं मिलते। तो क्या फिर वहां पर धर्म नहीं था? धर्म था, लेकिन वह अपने सीमित स्वरूप में विद्यमान था। कैसे? पहले मंदिरों की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हुआ करती थी, तो राजा या रानी या जो भी पुरोहित होते थे वो एक जगह पर मूर्ति रख करके पूजा कर दिया करते थे। समय और परिस्थिति बदली, लोग बदले, जनसंख्या बढ़ी, तो अब एक परिसर में पूजा करना संभव नहीं हुआ, तो राजा से सिफारिश की गई कि कहीं ना कहीं एक अलग से स्थान आवंटित किया जाए जहां पर हम पूजा कर सके। तो राजा ने महल के बाहर एक छोटा सा कमरा बनवा करके कहा, इस प्रतिमा को आप यहाँ स्थापित करिए और यहीं पर पूजा करिए, ताकि भगवान की पूजा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए। अब क्या था मेरे दोस्त, बना दिया गया एक स्थापत्य, लेकिन स्थापत्य इतना बड़ा नहीं था, बहुत अच्छे से समझिएगा, इतना विस्तृत नहीं था कि कहीं सारे लोग आ सके। वह ऐसा बनाया गया कि एक पुजारी, एक राजा और एक रानी, बस 3-4 लोग जो हैं उसमें जाकर के पूजन कर सके। इसीलिए जब हम गुप्त काल के मंदिरों की चर्चा करते हैं तो शुरुआती मंदिर बेहद छोटे होते हैं और वह मंदिर स्थापत्य का पहला साक्ष्य है। धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जनसंख्याएं बढ़ने लगी, लोगों में भक्ति भाव जागृत होने लगा, तो मंदिर बड़े होने लगे। मंदिर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उनके स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, क्षेत्र के अनुसार मंदिर बनने लगे। उत्तर भारत में मंदिर बने तो नागर शैली के मंदिर कहलाए, दक्षिणी भारत में मंदिर बने तो वह द्रविड़ शैली के कहलाए, मध्य भारत में जो मंदिर बने तो उनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण था, तो बेसर शैली के मंदिर कहलाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर देखिएगा कि इतिहास में पहली बार, या हम कहते हैं भारत में पहली बार, भारत में पहली बार मंदिर निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतिहास में पहली बार जो मंदिर बने वह गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई कि वे सबसे पहले गुप्त काल में मंदिर बने? कहा जाता है यह गुप्त काल जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गुप्त काल जो है यह क्या कहलाता है? हमारे इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, हमारे इतिहास का यह श्रोणी युग कहलाता है। यह जो श्रोणी युग वाला प्रश्न है यह आपके रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत के इतिहास का वह काल कौन सा है जिसे श्रोणी युग कहा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम गुप्त काल को श्रोणी युग क्यों कहते हैं? तो गुप्त काल को श्रोणी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला के विभिन्न पक्षों, स्थापत्य के विभिन्न पक्षों के साथ साथ साहित्य का विकास हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया कि यह भारत के इतिहास का स्वर्ण काल था। ऐसा काल हमने पहले कभी नहीं देखा, तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी। सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संविधान सभा के यह महत्वपूर्ण सदस्य भी रहे हैं। तो भारत के इतिहास में पहली बार मंदिर जो है वह गुप्त काल में बने। अच्छा, यह क्लास पहली क्लास है, हमें जरूर बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट करिएगा। अब हम गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं कि साहब यहां पर जो है वह प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, चले सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक आता है देवगढ़। देवगढ़ कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा यह आपके उत्तर प्रदेश में है।
और यहां पर बनाया गया है दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह आपके शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। शिखर निर्माण का पहला उदाहरण। क्या ये बात क्लियर हो गई? दशावतार मंदिर जो है यह शिखर निर्माण का पहला उदाहरण माना जाता है। आपको एक चित्र दिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा, एक फोटो देखिएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि भाई देखो, इतिहास पढ़ रहे हो ना, तो डायग्राम और इमेजेस के माध्यम से पढ़िए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप देखिए, एक बहुत विस्तृत भूभाग पे एक बहुत छोटा सा मंदिर बनाया गया है, आपको नजर आ रहा होगा। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम स्थापत्य नहीं है, एक कमरे जैसा है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? इस स्थापत्य के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि पहले अभी मैंने जो कहानी आपके लिए बयान की थी, उसी कहानी को यह मंदिर साकार कर रहा है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? वो छोटा सा है, बेहद संक्षिप्त है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है। दूसरा मंदिर अगर मैं आपके सामने रखता हूं, तो एक मंदिर आता है भीतर गांव का। ठीक है, कहां का मंदिर आता है? भीतर गांव। भीतर गांव कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और यहां पर बनाया गया है लक्ष्मण मंदिर। बताएं कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो भैया यहां पर बनाया गया है लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव का बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। इसके साथ ही एक मंदिर आता है तिगवा गांव का। तिगवा गांव। तिगवा गांव कहां है भैया? यह पड़ता है आपके जबलपुर में। और जबलपुर कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। तिगवा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और यहां पर बनाया गया है आपके विष्णु मंदिर। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, स्वाभाविक बात है, आना भी चाहिए, है ना? सवाल क्या आ रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट ही लिखा दो कि जबलपुर का विष्णु मंदिर, कानपुर का लक्ष्मण मंदिर, लेकिन आपके कभी यह नहीं पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखिए, चाहे आप स्कूल व्याख्याता की उठाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ या किसी दूसरे पेपर के प्रश्न पत्र उठा करके देखिए, क्वेश्चन उठा करके देखिए। तो यहाँ पर हमारे जो सवाल बनते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं। गुप्त काल में लक्ष्मण मंदिर कहाँ बना? भीतर गांव में बना था। ठीक है। विष्णु मंदिर कहाँ बना? तिगवा गांव में बना। शिव मंदिर कहाँ बना? मध्य प्रदेश के सतना के भूमरा गांव में बना था। बताए कौन सा गांव? याद रखिएगा, भूमरा गांव। और यह भूमरा गांव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी पर्टिकुलर कहां पर है? याद रखिएगा, सतना में पड़ता है। और यहां पर कौन सा मंदिर बना है? यहां पर बना है शिव मंदिर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मध्य प्रदेश के भूमरा, सतना में बना है भूमरा के शिव मंदिर। ठीक है। एक हमारे राजस्थान में कोटा जिला है। कोटा जिले को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। यहाँ का चार चौमा है और यह बना है शिव मंदिर। ठीक है। चलिए, चार चौमा का शिवालय पढ़ा होगा आपने। यह कहां पर है? यह राजस्थान के कोटा जिले में पड़ता है। ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां पर है शिव मंदिर। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि चार चौमा का जो मंदिर है वह कौन से काल की देन है? तो भैया याद रखिएगा, चार चौमा का जो शिव मंदिर है, यह मंदिर मूल रूप से अगर हम चर्चा करते हैं तो गुप्त काल की देन मानी जाती है। बताएं किसकी देन मानी जाती है सर? तो याद रखिएगा, गुप्त काल की देन मानी जाती है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक जगह आती है नचना कुटार। नेट जेआरएफ 2018 में प्रश्न पूछा गया था। यहां पर बना हुआ है पार्वती मंदिर। नचना कुटार मध्य प्रदेश के पन्ना में है। और यहां पर क्या बना हुआ है? यह बना हुआ है पार्वती का मंदिर। बताइए, पार्वती का मंदिर कहां बना हुआ है? नचना कुटार कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में है। और यहां पर क्या बना हुआ है? देवी पार्वती का मंदिर बना हुआ है। ये नेट जेआरएफ में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक जगह आती है सागर।
सागर में एक जगह है एरण। एरण से हमें 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख भी प्राप्त होता है। इस एरण अभिलेख की विशेषता क्या है? इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख क्या लिखता है? यह लिखता है कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होता है तो लाखों रुपए का दान देता है कुबेर की भांति, लेकिन जब वह अप्रसन्न हो जाता है, यानी कि वो नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, तो यमराज की तरह वह उसका वध कर देता है। अब मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से पूछता हूं कि आपको अगर समुद्रगुप्त के पास जाने का अवसर मिले तो आप उसके पास कब जाओगे? जब वह नाराज होगा तब, या जब वह प्रसन्न होगा? तो मेरे विद्यार्थी कहते हैं, कमेंट करो ना आप कब जाओगे। तो मेरे विद्यार्थी कहते हैं सर मैं तो प्रसन्न होऊंगा जब जाऊंगा। अरे मेरे दोस्त, यही तो समाज का नियम है कि जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, सुखी होता है, अच्छे सब जाते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं आता है। अरे बेचारे समुद्रगुप्त के बारे में सोच तो लो, वो किस बात से दुखी है? क्या उसकी पत्नी ने उसको पीटा है, पत्नी पीड़ित है, या क्यों दुखी है? उसके दुख में भी तो भागीदार बनो। हाँ, हमेशा खुद का ही नहीं, सभी का लाभ सोचना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एरण मध्य प्रदेश के सागर में है और यहां पर बनाया गया है वराह मंदिर। एरण मध्य प्रदेश के सागर में है और यहां पर बनाया गया है वराह मंदिर। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ शानदार मंदिर गुप्त काल में बने हैं, एक बार इनके बारे में जानिए। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने यह बात कही। मंदिर बने। भारत में पहली बार मंदिर निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। प्रमुख मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है यह। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर है। टिगवा गांव का विष्णु मंदिर, भूमरा गांव का शिव मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर, नचना कुटार का पार्वती मंदिर, एरण वराह मंदिर। ठीक है। अब अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं सर हम मंदिर जाते हैं, हमें कहीं सारी वहां पर जो है स्थापत्य देखने को मिलते हैं, क्या वह हमारे लिए उपयोगी है? देखो, मंदिर निर्माण की कला आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए सामान्य तौर पर यही पूछा जाता है। ठीक है ना, यह बात याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके बीच में कुछ बातें जो है वह क्लियर हो गई होगी। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगला टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो है मूर्ति कला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से कुछ बातें समझिए। देखिए, जब हम गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल में मूर्ति कला की बात करिए। मूर्ति कला की मथुरा शैली का विकास हुआ। बताएं कौन सी शैली का विकास हुआ? मथुरा शैली का विकास। ठीक है, गुप्त काल में मूर्ति कला की मथुरा शैली का विकास। मथुरा मूर्ति कला शैली जो है, इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ
भगवान विष्णु की भी प्रतिमाएं तैयार की गई है। बुद्ध प्लस विष्णु की प्रतिमा। ठीक है, बुद्ध जो है इनका कौन सा रूप दिखाया गया है? तो इनका रूप दिखाया गया है धर्म चक्र परिवर्तन का। धर्म चक्र परिवर्तन का रूप दिखाया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? तो आप याद करिए, भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह सारनाथ चले जाते हैं, वहां पर 5 ब्राह्मणों को वह पहला उपदेश देते हैं, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो मथुरा में भगवान बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन वाली प्रतिमाएं देखने को मिलती है। थोड़ी सी मथुरा कला के बारे में जो जानकारी आपके लिए उपयोगी है उनको समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं इसका जो विकास है, यह विकास हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। बताएं, मथुरा मूर्ति कला का विकास कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में हुआ तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह पूर्णतः भारतीय शैली है, इस पर कोई विदेशी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। आप याद करिए, गांधार मूर्ति कला शैली अगर आप कभी भविष्य में पढ़ते हैं, इसे विशेष तौर पर जो इतिहास विषय के अभ्यर्थी हैं वह तो इस शैली को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूं, जब आप गांधार मूर्ति कला को पढ़ेंगे तो कहा जाता है उस पर यूनानी रोमन प्रभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस मथुरा शैली पर हमें कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता, पूरी तरह से भारतीय शैली है। ठीक है, कहा जाता है पूरी तरह से भारतीय शैली है। भगवान बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन वाली प्रतिमाएं यहां पर देखने को मिलती है। बुद्ध का दायां कंधा, बुद्ध जो हैं उनको किस रूप में चित्रित किया गया है? तो आप याद रखिएगा, मुंडित बुद्ध का अंकन है, यानी कि सिर पर कोई बाल नहीं है, जबकि गांधार मूर्ति कला में भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो भैया यह आदर्शवादी है। कौन सी है? यह आदर्शवादी है ना, यह यथार्थवादी है, आइडियल है एक तरह से, है ना, हमारे लिए यथार्थ की बात करती है, आदर्श की बात करती है। इसके अलावा चूंकि मथुरा में गर्मी बहुत पड़ते हैं तो याद रखिएगा पतले व झीने वस्त्र भगवान बुद्ध को यहां पर पहनाए गए हैं। इसके अलावा आभा मंडल है, ठीक है, एक चमकदार आभा मंडल यहां पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो मथुरा मूर्ति कला जो है वह अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न प्रतिमा के तौर पर मानी जा सकती है। भगवान बुद्ध आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्रतिमाएं तैयार की गई है वह कौन सी है जिसमें भगवान बुद्ध आशीर्वाद देने की मुद्रा में है? भगवान बुद्ध जो है वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो भगवान बुद्ध की कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिए हुए मूर्ति कला शैली, विशेष तौर पर मथुरा मूर्ति कला शैली का यहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक है, मथुरा मूर्ति कला शैली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें नजर आता है। परिवर्तन क्या होता है कि शिव जो है, भगवान शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी यहीं पर बनी है। शिव की अर्धनारीश्वर प्रतिमा भी यहीं बनी है। भगवान शिव की जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है वह प्रतिमा भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मथुरा मूर्ति कला के बारे में बातों को समझने की कोशिश करिए। पहली बड़ी बात क्या है कि भैया विकास गुप्त काल में हुआ, पूरी तरह से भारतीय शैली है। इसका तात्पर्य यह है कि विदेशी शैली का कोई प्रभाव हमें यहाँ पर नहीं दिखता है। मुंडित बुद्ध की कल्पना है, आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, पतले और झीने वस्त्र पहनाए गए हैं,
आभा मंडल है और आशीर्वाद देने की मुद्रा में बनाए गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगली क्लास जब मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे गुप्त काल की चित्रकला के बारे में। क्लियर हो गई? गुप्त काल की चित्रकला रहेगी, गुप्त काल का साहित्य रहेगा, इन सब बातों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। आप बने रहें। और मेरे दोस्त, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। क्वालिटी स्टडी आप सभी के लिए करवाई जा रही है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसका रिवीजन जरूर करें। गुप्त काल के बारे में स्वर्ण काल है, स्वर्ण युग है, के मुंशी ने यह बात कही। मंदिर निर्माण की कला में भारत में पहली बार मंदिर निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। प्रमुख मंदिर में देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है, शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। भीतरगांव कानपुर का लक्ष्मण मंदिर, तिगवा गांव जबलपुर का विष्णु मंदिर, भूमरा गांव मध्य प्रदेश का शिव मंदिर है, चारचौमा का शिवालय, नचना कुटार का पार्वती मंदिर, एरण का वराह मंदिर है। मूर्ति कला शैली मथुरा शैली है, बुद्ध और विष्णु की प्रतिमा बनी है। धर्म चक्र परिवर्तन का रूप है बुद्ध का, शिव की अर्धनारीश्वर की प्रतिमा और विशेषताएं हमने देखी। यहां पर मैं आपको एक चित्र और दिखा देता हूं, है ना, देखिएगा। मंदिरों के फोटो है, पार्वती मंदिर दिखा देता हूं मैं, जो नचना कुटार से प्राप्त हुआ है। ये देखिए, ये पार्वती मंदिर है, नचना कुटार से प्राप्त हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा कि एक कमरे के जैसा है, कोई छत वगैरह, सॉरी, कोई ऊपर गुंबद वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है भैया? ये है पार्वती मंदिर। कहां से प्राप्त हुआ है? नचना कुटार से प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ऑनलाइन कोर्स के लिए चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।